मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनुस्वार। तो दोस्तों, अनुस्वार के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो देखिए जिसके अंतर्गत वर्ण विचार के बारे में जानकारी दी है और हिंदी वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन की आपको जानकारी दी है। तो अनुस्वार यह जो है यह अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। न यह स्वर है और न यह व्यंजन है, यह दोनों के बीच की स्थिति है। तो इसलिए आप वर्ण विचार से संबंधित वीडियो देखिए, उसमें विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी कि स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है और अयोगवाह कौन से है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अनुस्वार को देखते हैं। दोस्तों, अनुस्वार यह शब्द अनु जमा स्वर इन दो शब्दों से बना हुआ है। अनु जमा स्वर, इसका अर्थ होता है, अनु का अर्थ है बाद में और स्वर अर्थात स्वर के बाद में आने वाला अनुस्वार कहलाता है। हिंदी वर्ण में भी स्वरों के बाद ही इसे रखा गया है। हिंदी में 11 स्वर है और उसके बाद अयोगवाह 2 आते हैं, अं और आह। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के पश्चात 2 अयोगवाह आते हैं, अं अर्थात अनुस्वार और अह अर्थात विसर्ग। अनुस्वार को इस तरह से बिंदु देकर लिखा जाता है और अह को अ के आगे 2 बिंदु लगाकर विसर्ग इस तरह से लिखा जाता है। अनुस्वार एवं विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव हो सकता है। एक बात जाननी जरूरी है कि अनुस्वार और विसर्ग का जो प्रयोग होता है वह अ या आदि स्वरों की सहायता से ही हो सकता है। स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण, वंश। वंश शब्द का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखते हैं कि व को हलंत किया जाएगा क्योंकि उसमें से हम स्वर बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए आप यदि वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्ण विचार के बाद वर्ण विच्छेद, इस वीडियो में भी आपको वर्ण विच्छेद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसके कारण आपका व्याकरण भी अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि वंश का यदि वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो वह हलंत हो जाएगा और उसमें से अ यह स्वर बाहर निकलकर उसके ऊपर अनुस्वार आ जाएगा और फिर श को हलंत करके उसमें से भी अ यह स्वर बाहर निकल आ जाएगा। तो इस तरह से वंश बनता है व जमा अं जमा श जमा अ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, प्रातः। विसर्ग का उदाहरण, प जमा र जमा आ। तो इसमें प फिर र और आ फिर तह में त जमा अह। तो इस तरह से इसका भी वर्ण विच्छेद इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं अनुस्वार की परिभाषा को। अनुस्वार की परिभाषा कुछ इस तरह से हो सकती है, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा सिर्फ केवल नाक से ही निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी है कि हवा अपने नाक से ही निकलती है। यह नासिक्य व्यंजन ध्वनि है। यह नासिक्य व्यंजन ध्वनि अर्थात नाक से निकलने वाला है, इसीलिए उसे नासिक्य कहा जाता है। और यह व्यंजन इसमें मिलकर आता है तो इसलिए नासिक्य व्यंजन ध्वनि से कहा जाता है। तथा इसका लिपि चिन्ह बिंदु है। तो मात्रा के ऊपर बिंदु दिया जाता है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु दिया जाता है। यथा अंश, तो अ के ऊपर शिरोरेखा दी जाती है और उसके ऊपर अनुस्वार दिया जाता है, अनुस्वार का बिंदु दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो आड़ी रेखा होती है उसे हिंदी में शिरोरेखा कहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है बंदर। तो यहां पर भी बंदर के बाद यहां पर शिरोरेखा दी जाती है और ब के ऊपर फिर अनुस्वार दिया जाता है। तो इस तरह से शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर इस तरह का इसका लिपि चिन्ह बिंदु होता है। अनुस्वार का उच्चारण। अब हम अनुस्वार का उच्चारण देखेंगे दोस्तों। तो अनुस्वार के उच्चारण के बारे में यह बात ध्यान देने योग्य है कि अनुस्वार का उच्चारण अलग अलग वर्णों की तरह होता है, अलग अलग व्यंजनों की तरह होता है। इसके लिए नियम यह है
कि जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार आया हुआ है उसके आगे आने वाला कौन सा व्यंजन है, तो इसी के ऊपर यह अनुस्वार का उच्चारण निर्धारित होता है। तो इसलिए हम अब देखेंगे कि अनुस्वार का उच्चारण के बारे में। अनुस्वार को वर्णमाला का पंचम वर्ण कहा जाता है। जो वर्णमाला का पंचम वर्ण होता है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो 5-5 के जोड़े में 5 वर्गों में आते हैं और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, तो इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जिनके 5 वर्ग बनते हैं, तो ये 5 वर्ग यहां पर दिए गए हैं, क वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो ये पंचम वर्ण, इसे अनुस्वार जो होता है वो पंचम वर्ण होता है। इसका प्रयोग स्वर रहित नासिक के व्यंजन अर्थात पंचम वर्ण स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं होता है। और दोस्तों, यदि हम स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं तो इस तरह से उस व्यंजन को हलंत किया जाता है। जब हम स्वर बाहर निकलते हैं तो उस व्यंजन को हलंत किया जाता है। ये जो नीचे रेखा दी गई है इसे हम हलंत कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से देखिए, अंग, इसका उच्चारण होता है अंग, जो वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने उच्चारण भी आपको वहां पर सिखा दिया है। इसका उच्चारण होता है ञ, अन, न तथा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो ये जो पंचम वर्ण होते हैं, पांचों भी स्पर्श व्यंजन के जो पांचों भी वर्ग होते हैं, उनके पंचम स्थान पर, 5वें स्थान पर जो व्यंजन आते हैं उनकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं आप, जैसे कि अंग, इसका उच्चारण अंग की तरह कब होगा कि जब अनुस्वार के बाद, जिस किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार आता है उसके बाद आने वाला व्यंजन यदि क वर्ग से संबंधित होता है तो उसका उच्चारण अंग की तरह, पंचम वर्ण क वर्ग का पंचम वर्ण अंग की तरह उसका उच्चारण होता है। ये कुछ हम उदाहरणों के द्वारा इसे हम स्पष्ट करेंगे। हर एक का एक एक उदाहरण लेंगे। जैसे क वर्ग का पहला वर्ण है क, तो अनुस्वार के बाद में आने वाला पहला जो व्यंजन है वह है क, तो यह क वर्ग से संबंधित है, इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण अंग, क वर्ग के पंचम वर्ग अंग की तरह ही होगा। देखिए, पंक, पंक, अंग, तो इसका उच्चारण भी अंग, ये पंचम वर्ग अंग की तरह हो रहा है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे, संकट। यहां पर भी अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है क, जो क वर्ग से संबंधित है, इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण अंग की तरह ही होगा। जैसे स अंकट, संकट। अगला उदाहरण है शंख। अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है ख, तो इसीलिए ख यह क वर्ग का दूसरा व्यंजन है। ख यह क वर्ग का दूसरा व्यंजन है, इसीलिए इसका भी उच्चारण, इस शब्द का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण अंग की तरह ही होगा, क्योंकि यह क वर्ग से संबंधित है। तो इसीलिए श के ऊपर अनुस्वार है और आगे आने वाला व्यंजन क वर्ग से संबंधित है, इसीलिए इसका उच्चारण अंग की तरह ही होगा, इसीलिए श अंख, तो इसका उच्चारण होगा शंख। अगला उदाहरण है संग। अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है ग, और ग यह क वर्ग का तीसरा व्यंजन है। क, ख, ग, तो क वर्ग का यह तीसरा व्यंजन है, तो अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन क वर्ग से संबंधित है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा इसका उच्चारण कैसे होगा, फिर अब अंग की तरह, तो इसीलिए इसका उच्चारण होगा स अंग, संग। इसके बाद में और एक उदाहरण देखते हैं, संघ। संघ, अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन क वर्ग से संबंधित है, क वर्ग का यह चौथा व्यंजन है घ, क, ख, ग, घ, तो यह चौथा व्यंजन है क वर्ग से संबंधित, तो इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण भी अंग की तरह ही होगा, तो इसीलिए इसका उच्चारण बनता है स अंघ, संघ। तो दोस्तों, इस तरह से क वर्ग से संबंधित आगे आने वाला कोई भी यदि
व्यंजन होता है तो अनुस्वार का उच्चारण अंग की तरह ही होता है, निश्चित रूप से। बस इस बात को आप जान लीजिएगा। फिर उदाहरण कोई भी क्यों न रहने दो, फिर आप कोई भी उदाहरण रहने दो जिसमें क वर्ग से संबंधित कोई भी 4 व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ अनुस्वार के बाद में, तो अनुस्वार का उच्चारण अंग की तरह ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स वर्ग। जब अनुस्वार के बाद में स वर्ग में से कोई भी व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण ञ, ये जो स वर्ग का पंचम वर्ग है ञ, तो इसकी तरह उसका उच्चारण होगा। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे देखिए पंच, पंच, तो पंच में देखो अनुस्वार के बाद में कौन सा वर्ण आया है, व्यंजन च। अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है च, और च यह च वर्ग से संबंधित है, च वर्ग का यह पहला व्यंजन है, और इसीलिए अब अनुस्वार का उच्चारण कैसा होगा, फिर ञ, ञ, तो इसका उच्चारण ञ। तो इस तरह से इसका उच्चारण होगा प ञ च, पंच। तो इस तरह से इसका उच्चारण बनता है पंच। दूसरा उदाहरण देखते हैं पंछी। तो ये प अनुस्वार, प के ऊपर अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है छ, और छ यह च वर्ग का दूसरा व्यंजन है, छ यह च वर्ग का दूसरा व्यंजन है, और च वर्ग से संबंधित होने के कारण इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण कैसा होगा, अनुस्वार का उच्चारण होगा ञ की तरह। तो इसीलिए प ञ छी, पंछी, तो पंछी, तो इस तरह से इसका उच्चारण बनता है पंछी। अब अगला उदाहरण देखते हैं संजय। अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है ज, अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है ज, और ज यह च वर्ग का तीसरा व्यंजन है, च, छ, ज। तो ज यह च वर्ग का तीसरा व्यंजन है, और इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा, अनुस्वार का उच्चारण ञ की तरह होगा। तो इसीलिए यहां पर स ञ ज य, संजय। तो इस तरह से इसका उच्चारण बनता है संजय। आगे का उदाहरण और एक देखते हैं रांझा, रांझा। अब अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है झ, और झ यह व्यंजन स वर्ग में चौथा व्यंजन है, च वर्ग का यह चौथा व्यंजन है। तो इसीलिए इसका भी उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण अब ञ की तरह होगा, इसलिए रा ञ झा, रांझा। तो इस तरह से दोस्तों च वर्ग के अंतर्गत अनुस्वार के बाद में कोई भी व्यंजन आता है, प्रथम 4 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आता है, तो उसका उच्चारण कैसे होगा, फिर अनुस्वार का ञ की तरह उसका उच्चारण होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे का वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग में जब भी ट वर्ग के पहले अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण बाण के अन की तरह होता है। दोस्तों इसका उच्चारण अन, तो इसका उच्चारण के लिए आप फिर से एक बार वर्ण विचार वीडियो देखिए जिसमें उच्चारण भी आपको बताया गया है। तो इसका उच्चारण अन होता है। तो ये देखेंगे आप, इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है बंटी। अब ब के ऊपर अनुस्वार है और अनुस्वार के आगे आने वाला व्यंजन कौन सा है, ट, जो ट वर्ग का पहला व्यंजन है। तो अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन यदि ट वर्ग से संबंधित है तो अनुस्वार का उच्चारण बाण के अन की तरह होगा, इसलिए इसका उच्चारण बंटी, ब अन टी, बंटी। दूसरा उदाहरण देखते हैं गंठन। गंठन, तो यहां पर ग के ऊपर अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन कौन सा है, ठ, और ठ यह ट वर्ग का दूसरा व्यंजन है। ठ यह ट वर्ग का दूसरा व्यंजन है और ट वर्ग का व्यंजन होने के कारण अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा, अनुस्वार का उच्चारण होगा अन की तरह। तो इसीलिए इसका उच्चारण बनता है ग अन ठ न, गंठन। तो इस तरह से इसका उच्चारण बनता है गंठन। अगला उदाहरण है डंडा। अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है ड, और ड यह व्यंजन ट वर्ग का तीसरा व्यंजन है, ट ठ ड। तो ड यह ठ
ट वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो इसीलिए अब इसका उच्चारण कैसे हो सकता है, फिर अन की तरह इसका उच्चारण होगा। तो देखिए इसका उच्चारण करते हैं अब, ड अन डा, डंडा। तो इसका उच्चारण कैसे बनेगा फिर, डंडा। अगला उदाहरण है ढूंढना। ढ के ऊपर अनुस्वार है और आगे आने वाला व्यंजन भी ढ है। तो इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण कैसा होगा, अनुस्वार का उच्चारण होगा बान के अन की तरह। इसीलिए इसका उच्चारण होगा ढू अन ढ ना, ढूंढना। तो अब और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब त वर्ग की। त वर्ग में यदि कोई भी व्यंजन अनुस्वार के बाद में त वर्ग का आता है तो उसका उच्चारण नल के न की तरह ही होगा। देखते हैं उदाहरणों के साथ। संत, अनुस्वार के आगे आने वाला व्यंजन त वर्ग में से पहला व्यंजन है, त वर्ग का पहला व्यंजन त। तो इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा फिर, नल के न की तरह। तो इसलिए स न त, तो उच्चारण होगा संत। अगला उदाहरण है पंथ, अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है थ, जो त वर्ग का दूसरा व्यंजन है। तो अब फिर अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा, अनुस्वार का उच्चारण होगा नल के न की तरह, प न थ, पंथ। अगला उदाहरण है चंदा, अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है द, और द यह त वर्ग का तीसरा व्यंजन है, त थ द। तो इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण होगा नल के न की तरह, च न दा, चंदा। अगला उदाहरण है गंध, अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन है ध, और ध यह त वर्ग का चौथा व्यंजन है। तो फिर अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा, अनुस्वार का उच्चारण नल के न की तरह होगा। तो इसलिए ग न ध, गंध। तो इस तरह से दोस्तों अनुस्वार के उच्चारण होते हैं। अब हम अंतिम वर्ग देखते हैं, प वर्ग। अनुस्वार के बाद में यदि प वर्ग में से कोई भी व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण म की तरह होगा। देखते हैं अब पंप, अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन प वर्ग का पहला व्यंजन है, तो इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण आधे म हलंत म की तरह होगा, प म प, पंप। अगला उदाहरण है इम्फाल, अनुस्वार के आगे आने वाला व्यंजन फ है, जो प वर्ग का दूसरा व्यंजन है। इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण होगा म की तरह, ई म फाल, इम्फाल। आगे का उदाहरण है बम्ब, अनुस्वार के बाद में आने वाला व्यंजन ब है, ब के ऊपर ही अनुस्वार है और आगे आने वाला व्यंजन भी ब है। तो आगे आने वाला व्यंजन ब होने के कारण ब यह प वर्ग का तीसरा व्यंजन है, प फ ब। तो इसीलिए उसका उच्चारण म की तरह होगा, तो ब म ब, बम्ब। अगला उदाहरण है सांभा, सा के ऊपर अनुस्वार है और आगे आने वाला व्यंजन है भ, और भ यह प वर्ग का चौथा व्यंजन है, प फ ब भ। तो इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण म की तरह होगा, इसलिए सा म भा, सांभा, इसका उच्चारण होगा सांभा। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं हम, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। शेष भाग को हम अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।